Good morning students. We are doing chapter number 5, that is organizing. In the last video we had done organizing process, and in today's video we are going to do importance or significance of organizing. Okay, means why organizing is important or why it is significant to do organizing in a organization. Okay, so let's start our discussion. First is बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन. ठीक है, बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने प्रोसेस में पढ़ा कि पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. दैट मीन्स द होल वर्क इज आइडेंटिफाइड फर्स्ट, व्हाट आर द वर्क्स टू बी डन, एंड देन द वर्क्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स. मतलब अगर आप बात करें बेसिकली तो ऐसा होता है, एक बड़ा सा ये पूरा होल वर्क है, दिस इज होल वर्क. Okay, and this work is divided into small parts. ठीक है, this work is divided into small. मतलब ये अगर पूरा वर्क एक ही पर्सन को दे दिया जाए तो बहुत ज़्यादा बर्डन होगा और वो बहुत अच्छे से काम भी नहीं करेगा. ओके, तो बहुत अच्छे से काम भी नहीं करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर को आपके जितने भी 5-6 सब्जेक्ट है वो पढ़ाने दे दिया जाए तो वो अच्छा आपको नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि ही और सी में भी कैपेबल इन टीचिंग यू 1 or 2 subjects in a good way. Okay, so in the same way employees भी क्या होते हैं, कुछ जॉब के लिए वो परफेक्ट होते हैं. अगर उनको पूरा का पूरा होल जॉब दे दिया जाए तो वो परफेक्ट नहीं होंगे, तो इसको बोलेंगे पार्ट. ठीक है, तो ये होल जॉब का जो छोटा छोटा पार्ट है वो ये पार्ट है. ठीक है, तो हर एक एम्प्लॉय को क्या दिया जाता है, एक छोटा सा पार्ट दिया जाता है जॉब का, पूरा ना दे करके. ठीक है, तो ये छोटा सा जो पार्ट देते हैं उससे क्या क्या हमें बेनिफिट मिलती है. सबसे पहले तो वो बंदा जो है स्पेशलाइज्ड बन जाता है. मतलब वो एक ही वर्क को करते करते इतनी बार कर लेता है कि वो क्या करता है, उस पर स्पेशलाइजेशन उसका आ जाता है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था बैंक्स का एग्जांपल. ओके, तो बैंक्स में क्या होता है कि अगर एक पर्सन को देखोगे कि वो कैश कितनी अच्छे से काउंट कर लेता है, फटाफट कर लेता है. क्यों इतनी फटाफट कर लेता है? मशीन की तरह वो कैसे कैश को काउंट कर लेता है, बिल्कुल भी उससे गलती नहीं होती है, बहुत ही स्पीड में काउंट करता है वो बंदा. कैसे, क्यों करता है? इसीलिए करता है क्योंकि वो डेली वही जॉब कर रहा है. ओके, डेली वही जॉब कर रहा है और इसमें क्या हो गया, उसको स्पेशलाइजेशन आ गई है. ठीक है, तो किसी भी पर्सन को आप एक जॉब असाइन कर दोगे और वो करते 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 उस जॉब के लिए वो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन आपको आ जाएगा. ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स इन और स्पेशलाइजेशन. मतलब अगर आप किसी को एक पार्ट दे देते हो जॉब का और वो जॉब इतने करते करते क्या हो जाता है, आपको, आपके फर्म को या तो फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलने लग जाता है स्पेशलाइजेशन का. ओके, तो अगर कोई भी पर्सन या एम्प्लॉय एक ही जॉब को रिपीटेडली करता रहे तो उसमें स्पेशलाइजेशन अपने आप ही आ जाती है और इसका बेनिफिट किसको मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इन सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. सेकेंड इज रोल क्लियरिटी. ठीक है, रोल क्लियरिटी मतलब होता है कि आपको क्लियरली पता चल जाना एक एम्प्लॉय को. अगर मान लो सपोज एम्प्लॉय आता है ऑफिस में, एंटर करता है फर्स्ट. ओके, तो अगर वो कंफ्यूज रहे कि उसको काम क्या करना है तो थोड़ी देर तो आपको ये उसको सोचने में ही लग जाएगा कि काम क्या करना है मुझे. ठीक है, और ये अगर वो कंफ्यूज रहेगा, उसका रोल बिल्कुल भी क्लियर नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा, सोचता रहेगा मेरा काम क्या है, और ऐसे में तो 2-3 घंटा आपका वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, तो रोल क्लियरिटी अगर किसी को आप ऑलरेडी असाइन कर दो कि आपको ये काम करना है डेली, ठीक है, तो वो बंदा आएगा, ऑफिस में घुसेगा और अपना काम स्टार्ट हो जाएगा उसका. ठीक है, तो आपकी जो भी बुक में लिखा है मैं उसको पढ़ती भी हूँ, उसको एक्सप्लेन भी करती हूँ. इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन द एम्प्लॉई आर असाइंड डिफरेंट जॉब्स एंड द मैनेजर क्लियरली डिफाइंस द जॉब. ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को क्या करना है, डिफरेंट जॉब असाइन कर दिया गया है, सबको अलग अलग जॉब दे दिया गया है, और मैनेजर क्या किया हुआ है यहाँ पे कि हर एक को एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको ये जॉब करना है. ओके, द जॉब्स आर डिफाइंड ऑन द रिटन डॉक्यूमेंट कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन. एक उसको रिटन डॉक्यूमेंट भी दे दिया गया कि आपको ये जॉब करना है, इस तरीके से करना है. आपको जो भी मतलब जॉब से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं सारा रिटन डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी गिवन है उनको.
ओके, तो इससे क्या हो जाता है कि वो जो भी जॉब मैनेजर को एग्जैक्टली चाहिए होता है वही एम्प्लॉय इनको करके देता है। इसी को बोलते हैं जॉब क्लियरिटी। मतलब जो भी आपको जॉब क्लियर कराना है वो एम्प्लॉय के माइंड में बिल्कुल भी क्लियर हो जाता है। ओके, ये जो आप जो डिस्क्रिप्शन देते हैं ऑफ जॉब, ओके, द डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब ब्रिंग्स क्लियरिटी इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के माइंड में क्लियरिटी लेकर के आता है कि इसको कौन सा जॉब करना है, ओके, क्या करना है, क्यों परफॉर्म करना है, उसका टारगेट क्या है, क्या उसको अचीव करना है, वो सारा डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। ये डिस्क्रिप्शन जो उसको मिलता है वो एम्प्लॉय के माइंड को बिल्कुल सेट कर देता है जॉब के लिए, और वो बहुत ही क्लियर हो जाता है कि आपको जॉब क्या करना है, क्या उसको जॉब असाइन है, और वो फटाफट अपने जॉब के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। दैट इज, in the organization function, it is clearly defined that what all and how much power and authority is enjoyed by different individuals or managers. Each manager knows very clearly to whom he can give order and from whom he can receive the order. The superior subordinate relation is clearly defined in organizing. Okay, मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब ये है कि जैसे ही आपको मैनेजर तो पूरा क्लियरली एक्सप्लेन कर देता है कि यू आर द सबऑर्डिनेट, यू आर द सुपीरियर, ओके, और सब मान लो कोई सुपीरियर है तो उसका पावर्स भी उसको पता है कि उसके पास कितने पावर्स है, उसके पास कितनी अथॉरिटी है। मान लो सपोज कोई सबऑर्डिनेट्स है तो उसको भी पता है कि उसके पास कितने पावर्स है, उसके पास कितना अथॉरिटी है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है कि मैनेजर जो है वो क्लियरली डिफाइन कर दे रहा है, ठीक है, कि आपके पास कितना पावर है, कितना अथॉरिटी, आप कितना पावर एंजॉय कर सकते हो, कितना अथॉरिटी है आपके पास। ओके, और हर एक मैनेजर क्लियरली इसको पता है कि वो किससे ऑर्डर रिसीव करेगा और किसको रिपोर्ट करेगा। ओके, whom he will receive the order and the whom he will report। अगर सपोज कोई इसको प्रॉब्लम हुआ तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो किसके पास जाएगा। एवरीथिंग इज वेरी क्लियरली डिफाइंड। ओके, एंड दिस गिव्स क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ओके, ये जितने भी चीज़ें जो बताई गई आपको कि वो हर एक इंसान के पास, सब सुपीरियर के पास कितना पावर है, अथॉरिटी है, सबऑर्डिनेट्स के पास कितना पावर है, अथॉरिटी है, ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, सबके माइंड में जो सेट है एवरीथिंग ब्रिंग्स क्लियरिटी। ठीक है, जो वर्किंग रिलेशनशिप है, किससे मुझे ऑर्डर मिलने वाला है, मैं किसको रिपोर्ट करने वाला हूँ, जो एम्प्लॉई है उसके दिमाग में सब कुछ क्लियरली डिफाइंड हो जाता है। एंड दिस मेक्स द वर्किंग क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ये एक वर्किंग रिलेशनशिप के बीच में क्लियरिटी रहता है। ओके, देन फोर्थ इम्पॉर्टेंस इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब होता है कि जब आप स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, अगर आप उसका बेनिफिट देखो, जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में पहला स्टेप था तो उसमें क्या था, दो उसके एडवांटेज थे। पहला तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, मतलब एक ही वर्क को दो बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक ही वर्क को दो बार नहीं करना है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, तो क्या होगा, अपने आप रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। विदाउट एनी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब यही होता है कि जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज क्या होता है, मैन पावर, ओके, फिनेंस, ठीक है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, फिनेंस रिसोर्सेज एंड टेक्निकल जो भी रिसोर्सेज है, मैन पावर, मशीन्स, ये सब रिसोर्सेज कहलाते हैं। इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना मतलब बिना वेस्टेज का इनका अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, तो इसका अगर मान लो कोई वर्क का डुप्लीकेशन नहीं होगा, आप ही को अगर एक बार नोट्स लिखना पड़े, ठीक है, और वही नोट्स को आपको बार बार लिखना पड़े, तो दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ओके, और अगर आप एक ही बार करें तो क्या होगा, आपका इतना सारा टाइम बच जाएगा, आपकी कॉपी वेस्ट नहीं होंगे, आपके जो पेन्स है वो वेस्ट नहीं होगा। खैर, तो स्टडीज़ में उसको वेस्ट नहीं मानते हैं, क्यों, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे उतना ही आपके माइंड में वो चीज़ क्लियर होता जाता है। बट ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हम लोग कर सकते हैं, वो आप एक वर्क को एक ही बार में कंप्लीट करना पड़ता है एंड विथ परफेक्शन। ओके, तो
मैं वही बता रही हूँ आपको कि ये जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, उसका अगर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा ऑलरेडी वेस्टेज नहीं होगा तो हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो हमारा फोर्थ पॉइंट में क्या बेनिफिट मिल रहा है मुझे ऑर्गेनाइजिंग का, कि हमारा जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। ऑलराइट, लेट्स मूव टुवर्ड्स फिफ्थ पॉइंट, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ है सब हार्मनी के साथ, हार्मनी मतलब पीस के साथ, कोऑपरेटिव भावना जो होती है, कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ओके, डिस्प्यूट नहीं हो रहा है कोई भी, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं, मतलब साउंड एडमिनिस्ट्रेशन है। ओके, in the organizing function the similar and related jobs are grouped under one department which relates to unification of efforts and harmony in the work। सेकेंड में हमने क्या दिखा था, ग्रुपिंग एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ वर्क और जॉब। तो उसमें क्या होता है, जो एक तरह के वर्क है उसको एक डिपार्टमेंट में क्लासीफाई कर दिया जाता है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है सबका एक एक डिपार्टमेंट बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कंट्रोल अच्छा कर सकते हैं आप, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कोऑर्डिनेटिव होता है, यानी इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो एक मैनेजर के लिए सब कुछ कंट्रोल करना बहुत ही अच्छा, आसान और ईजी हो जाता है। ओके, तो ये क्या होता है, एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है हर एक डिपार्टमेंट्स के बीच में, और वो लोग कोऑपरेट, माइंड उन लोग का सेट हो जाता है, वो लोग जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका माइंड सेट हो जाता है कि हमें एक दूसरे का कोऑपरेशन के साथ ही ये वर्क को करना है। ठीक है, और हमारा जो कोऑर्डिनेशन का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। ठीक है, जिससे हमारा वर्किंग रिलेशनशिप और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। ऑलराइट, सिक्स्थ पॉइंट इज एडेप्टेशन टू चेंज। एडेप्टेशन टू चेंज मतलब होता है, इसको मैं पढ़ती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Whenever the change takes place in business environment, then with the help of organizing function, these changes can be adapted systematically because organizing function creates different departments and groups related activities under each department. Okay, मतलब होता है, देखिए एक फैक्टर्स है जो कि आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है, दैट इज इन बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कि किसी भी बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट। जैसे जैसे आपका बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है आपको भी चेंज करना पड़ता है। जैसे इसके पहले तक था जीएसटी कभी नहीं था। ओके, आज क्या होता है, जितने भी ट्रेडर्स है देखो जीएसटी फाइल कर रहे हैं, तो वो क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हुआ। तो जो भी चेंज आता है ऑर्गेनाइजेशन को उस चेंज को अडेप्ट करना पड़ता है और उसको फॉलो करना पड़ता है। और यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइजिंग में आप देख रहे हैं कि हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग सिमिलर जॉब्स के हिसाब से छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है। ओके, बटा हुआ है, तो हर एक डिपार्टमेंट, मान लो कुछ मार्केटिंग में चेंज आया कि सपोज कोई न्यू रूल्स आई कि एडवर्टीजमेंट में ये पॉइंट्स नहीं होने चाहिए या फिर ये पॉइंट्स होने चाहिए, जो भी चेंज आता है। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, तो क्या करेगा, ये किसका काम है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है कि वो क्या करे, उसको फॉलो करे, उसको ऑब्जर्व करे और उसको फॉलो करे और अपने आप में चेंज लाए। ठीक है, एक लीगल डिपार्टमेंट है, जैसे जीएसटी फाइल करना किसका, ये लीगल है, लीगल कंपल्सन है, आपको फाइल करना ही पड़ेगा। तो मान लो जो लीगल डिपार्टमेंट है वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए और ये स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब उसको फॉलो करने के लिए जितने भी प्रोसीजर्स है उसको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी बिजनेस में चेंजेस आती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट करना पड़ेगा, और जो हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए हैं उसमें से जो भी डिपार्टमेंट्स है उनको क्या करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि क्या चेंजेस आ रही हैं, उसको एक्वायर करना पड़ेगा। ओनली दिस मच। देन नेक्स्ट इज, दैट इज सेवेंथ, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन तो समझ ही रहे हैं क्या होगा। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, सपोज आपने एक मेन सपोज जैसे आप, मैं एग्जांपल ले रही हूँ बचपन प्ले स्कूल की। बचपन प्ले स्कूल पहले कहाँ खुला हुआ था, मुंबई में थी।
अब ऑल ओवर इंडिया में है। इंडिया में मतलब क्या, आप देखो तो रांची में भी 5-6 बचपन आपको मिल जाएंगे। ओके, दैट इज व्हाट एक्सपेंशन। मतलब आप सेम चीज की एक जगह हेडक्वार्टर है, आप उसको बहुत सारे ब्रांचेस खोल रहे हैं, तो उसको आप क्या बोल रहे हैं, आप एक्सपेंड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप, बात ये है कि अगर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं और वर्क को प्रॉपरली डिवाइड करते हैं, और मैंने आपको कहा था प्रोसेस में, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में आप वर्क कैसे असाइन करेंगे, जिसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको उसी हिसाब का वर्क देना है आपको। ओके, तो जो भी आप वर्क असाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, ईजिली बिजनेस को एक्सपैंड कर लेती हैं और बिजनेस को ग्रोथ करने में मदद करती है। मतलब ये सब एक्सपेंशन और ग्रोथ में मदद करती है बिजनेस को। या तो आप बोलो कि दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ओके, नाउ आवर 8th पॉइंट इज, एंड द लास्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। यहाँ पे पर्सोनल का मतलब क्या है, आपने तो बार बार पढ़ा है, ट्राई टू रिकॉल। पर्सनल का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स। ओके, जब किसी ह्यूमन बींग्स को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनता है वो, ठीक है, उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद उसको फिर न्यू मेथड्स बताए जाते हैं एक वर्क को करने का, ठीक है, या फिर न्यू वेज ऑफ परफॉर्मिंग जॉब, उनको न्यू तरीके बताए जाते हैं जिससे वो जॉब, सिमिलर जॉब को क्योंकि कैसे कैसे न्यू तरीके से परफॉर्म कर सके। इन द सेम वे दे ऑल्सो ट्राई टू अपग्रेड देमसेल्व्स विद द टेक्नोलॉजी। जो जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है वो सबको क्या करना पड़ता है, इनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, और इनको ग्रो करना, ताकि कंपनी क्या हो सके, ग्रो हो सके। ठीक है, एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो गिवन authority, responsibility and accountability. Okay, 3 things they have given. They have to given authority, responsibility and accountability. Okay, तो ये सारी चीजें जितनी भी होती हैं, ठीक है, उनके मैनेजर क्या करता है, उनके पूरे पोटेंशियल देखता है एक एम्प्लॉय का, कितना वो उनका पोटेंशियल है, और बार बार उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको जॉब देता है, और वो क्या हो जाते हैं, एक दिन स्पेशलाइज हो जाते हैं उस जॉब को करने के लिए। ये जितने भी सारे चीज़ हैं वो क्या करती हैं, किसी भी पर्सन को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को, किसी भी इंडिविजुअल को डेवलप करती हैं। ओके, डेवलप करती हैं। वही है लास्ट पॉइंट में कि क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। मतलब एक पर्सनल बोलो तो एक बंदा, इंडिविजुअल या फिर एम्प्लॉई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है तो उसका क्या होता है, यहाँ पे डेवलप होता है। क्यों डेवलप होता है, क्योंकि वो वर्क में इन्वॉल्व होता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो in the same you can also say that there is a development of personnel. So we have done with this topic. Hope you enjoyed listening the topic. Try to go through the books also and solve the MCQ questions given at the back of the book. Thank you. Keep learning.